अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। मैं आज आपको बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर रहा हूं, पूरी डिटेल के साथ करवाऊंगा। तो बेटा बिस्मिल्लाह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 25 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, पूरा लिखूंगा। देखिए, सॉल्व किए बगैर आप इसका आंसर करेक्ट नहीं बताएंगे। आपको दे रखा है लॉग, बेस है x, आर्गुमेंट इसका 81 है। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आप इसे नंबर बोल दीजिए, आप इसे रिजल्ट बोल दीजिए। और ये जो है दिस इज एक्सपोनेंट, याद रखिएगा, दिस इज आर्गुमेंट, दिस इज एक्सपोनेंट या पावर, एंड दिस इज कॉल्ड बेस। और ये जो फॉर्म आपको दे रखी है, ये लोगरिथमिक फॉर्म दे रखी है। दिस इज द लोगरिथमिक फॉर्म। आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट, देखो आपको एग्जाम में इस तरह फेयर नहीं करना, आपने तो ऑप्शन टिक करना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप बेस की पावर इज इक्वल टू आर्गुमेंट ले लीजिएगा। और आप जानते हैं कि अगर बेस फाइंड करना हो तो दोनों साइड पर पावर बराबर होनी चाहिए। तो 81 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, यानी जितनी पावर हो आपने आर्गुमेंट या नंबर के उतने फैक्टर्स कर लेने हैं। इस तरह x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अगर दोनों साइड्स पर पावर सेम हो तो हम मान लेते हैं कि उनके बेस भी सेम है। तो आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सेकंड पार्ट ये लिखा है मैंने, पैरेललोग्राम। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, इनमें से डिसाइड करना है। तो याद रखिएगा, पैरेललोग्राम की एक टाइप है जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं। स्क्वायर भी इसकी एक टाइप होती है, याद रखिएगा, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। इसके अलावा याद रखिएगा, पैरेललोग्राम एक्चुअली वो होता है जिसके डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती, एंड दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है, वो कहलाता है रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी पैरेललोग्राम में, याद रखिएगा, यहाँ पर कंडीशंस हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब जेन में रखें कि आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये साइड्स परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, और इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, अगर ये 60 है, 120 है, तो अपोजिट एंगल ये भी 120 होगा, और उसका अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा। आपने ऐड कर लेना है, आपके पास आंसर जो है 9 4 जा 360, 9 4 जा 36 आएगा। ये करेक्ट आंसर है। इस ओके, साथ साथ में पूरी डिटेल से थ्योरी भी करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट, मॉडल पेपर अपना सामने खोल के रखिएगा। कहता है द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x इज, चार ऑप्शन दिए हैं, 24x स्क्वायर, 45x स्क्वायर, 135x स्क्वायर, और सॉरी 135x क्यूब और 135x स्क्वायर। देखो आप, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो आपने ए पहले को ए मान लेना है 9x स्क्वायर, दूसरे को बी मान लेना है 15x, और इसके फैक्टर्स करने हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसके भी फैक्टर्स करने 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब याद रखिएगा, एलसीएम का मतलब ये होता है कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो दीज आर कॉमन, कॉमन फैक्टर्स यहां पर क्या हुए, 3 और x, मल्टीप्लाई का साइन। और जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 3 भी है, 5 भी है, और x भी है। तो आपके पास 5 3 जा 15, 3 जा 45, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि आपके पास
फार्मूला क्या है मैं यहां लिख देता हूं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी इनटू अनकॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी। पहले आपने दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं, दीज आर कॉमन फैक्टर्स एंड दीज आर नॉन कॉमन फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कर लेना है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और अगर आपको HCF फाइंड करना हो, HCF फाइंड करना हो तो वो सिर्फ ये होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ। फार्मूला आपने पढ़ा था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF फाइंड करना हो तो A को B से मल्टीप्लाई करके LCM से डिवाइड कर लीजिए। अब आपके पास HCF फाइंड करने के लिए A की वैल्यू तो 9x² है और B की वैल्यू 15x है, और आपने इसे 45x² से डिवाइड किया, ये इससे 45x² से डिवाइड किया, ये इससे कट गया। 9 5 सा 5 3 सा, तो आपके पास यहां आंसर है 3x। तो 3x जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का। याद रखिएगा, दोनों के कॉमन फैक्टर्स को हम HCF कहते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स को हम HCF कहते हैं, और दोनों के कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम LCM कहते हैं। हेडफोन लगा रखिएगा और एक्टिव होके बैठिएगा। मॉडल पेपर आपके सामने खुला हो और नोटबुक भी खुली, और तेजी से आप नोट करें। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की पोलिनोमियल क्या होती है? हर नंबर, हर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, याद रखिएगा। जो ये सारी जो लिखी है दीज आर ऑल पोलिनोमियल। कहता है कि इसकी डिग्री 1 है, 3 है, 2 है या 5 है। तो बड़ा सिंपल है, इसे सिंपलीफाई कर लीजिएगा। पोलिनोमियल आपके पास जो है वो है, इसका मतलब है कि इसकी होल पावर, दिस इज द इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इसकी होल पावर 1/3 है, और A² माइनस B की पावर 3 है। ये से कट गया, बर्नौल, सॉरी ये से कट गया, मैं कहने लगा तो बर्नौल लगाइए, वो तो जल गया तो बर्नौल लगाते थे ना। अब देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो आपके पास इसकी डिग्री जो है वो 2 है। फिफ्थ पार्ट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod y minus 3 is equal to -4 is -1 to -2 to null set 1 3। एक बात याद रखिएगा, इसको गौर से देखिए। आप अगर ये मोड हटाना चाहते हैं तो राइट साइड शुड बी पॉजिटिव, मोड हटाना चाहते हैं तो राइट साइड शुड बी पॉजिटिव। मोड हटेगा ही नहीं तो आप लिखा करते थे नो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, नो सॉल्यूशन तो नल सेट हुआ ना आंसर। ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर मोड हटाना है तो राइट साइड शुड बी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो तो नो सॉल्यूशन। सीधी सी बात, सीधी सी बात। नंबर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6, ये इसका फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। कहता है द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, सप्लीमेंट्री एंगल तो रिलेटेड होता है 180 डिग्री से। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इस एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ट्राइंगल बना रहा हूं ऐसे ही, ये 60 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, चलो इसको मैं 40 डिग्री कर देता हूं, और इसको मैं 120 डिग्री कर देता हूं, तो 40 + 120 कितना हुआ? 160। तो दिस एंगल शुड बी 20 डिग्री,
क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना करना है। राइट एंगल ट्राइंगल आपने सीखी, एक एंगल 90 डिग्री होता है और बकिया दो एंगल्स का सम अगर ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए। 30 + 60 90 + 90, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं अगर इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो। नंबर 7, इफ a + b = 3 and a - b = 1, then the value of a² + b² is, सॉरी मैं बताना भूल गया, पहले एमसीक्यू का ताल्लुक एक्सरसाइज 3.2 से है, दूसरे का ताल्लुक जो है चैप्टर 11 और 12 से है, तीसरे एमसीक्यू का ताल्लुक चैप्टर 5 से है, चौथे का ताल्लुक चैप्टर 2 से है, पांचवें का ताल्लुक जो है चैप्टर 6 से है, छठे का ताल्लुक जो है वो भी चैप्टर 15 मान लीजिए, 11 12 मान लीजिए, ठीक है ना, उससे है, ज्योमेट्री से है, और इस पार्ट का ताल्लुक जो है चैप्टर 4 से, और ये 4.7 का है, 4.7। साथ साथ अब एक्सरसाइज भी लिखूंगा। इसे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 3 1 और 5। देखो बड़ा आसान है, आपने फार्मूला सीखा था 2a² + b² = a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। आप जानते ये 4a भी होता तो दरम्यान में माइनस आ जाता। आपने a + b की जगह 3 लिखा, a - b की जगह 1 लिखा, तो ये 9 + 1 आ गया, यानी ये 10 हो गया। ये ट्वाइस ऑफ a² + b² है, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2, ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो आपका करेक्ट आंसर ये है। आप इसे a² + b² = 10/2 यानी 5 इस तरह भी कर सकते हैं। आपने वहां बोर्ड में सॉल्व नहीं करना, आपको पहले ही बड़ा क्विक होना है। एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक। 8वां एमसीक्यू, इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 2.8 से है। यहां पर ये जो दे रखा है y, ये इंडेक्स दे रखा है, और ये x जो है ये रेडिकेंट कहलाता है। याद रखिएगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंट कहते हैं और यहाँ जो नंबर होता है उसको इंडेक्स कहते हैं। तो ये कहता है y इज कॉल्ड ऑफ द रूट, इस रूट का y क्या कहलाता है, इस रूट का y क्या कहलाता है। नंबर 1 रेडिकेंट, भाई रेडिकेंट तो x है। नंबर 2 क्वांटिटी, ऐसी बेवकूफी हम कर ही नहीं सकते। नंबर 3 इंडेक्स, और नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। तो इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। 9th एमसीक्यू है, इसका ताल्लुक 2.7 से है। 8 1/3 into 36 1/2 is what? 48, बस का नंबर 48, 12, 16 या 9। सॉल्व कर लेते हैं। आप 8 की पावर 1/3 इंटू 36 की पावर 1/2, मैंने आपसे कहा था बेस का इंडेक्स जितना हो बेस के एक जैसे उतने फैक्टर कर लो। तो 8 का इंडेक्स कितना है 3, तो आप इसे लिखेंगे 8 को 2 × 2 × 2 होल पावर 1/3 और 36 को 6 × 6 होल पावर 1/2, क्योंकि 36 बेस है और इसका इंडेक्स कितना है 2 है। एक्सपोनेंट कितना है 1/2 है, तो याद रखिएगा बेस के उतने फैक्टर्स कर लेने चाहिए एक जैसे जितना इंडेक्स होता है। तो ये 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 और ये 6 की पावर 2 होल पावर 1/2, तो ये इससे कट गया। 2 की पावर 1 इंटू ये इससे कट गया 6 की पावर 1, तो आपका 6 2 12 हुआ। तो करेक्ट आंसर इज दिस। नंबर 10, इसका ताल्लुक 7 चैप्टर से है, एक्सरसाइज देख लीजिएगा। कहता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 निकल आए तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर 7 में आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ताल्लुक जो है आपकी एक्सरसाइज 6.6 से है गालबन। इसने दिया है अगर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लो जी, देन व्हाट इज x? x है -2 -3, 2 -3, 2 3 या -2 3। तो देखो बेटा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हम कहते थे कि दीज आर टू फैक्टर्स। इक्वेशन आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और आपने कहा था कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स बनाओ, तो आपके पास ये 6 आया, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, और इनको प्लस करने से 5 आना चाहिए। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 दरमियान में लिख दिया था x प्लस 6, तो आप एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, याद होगा फैक्टराइजेशन से किया था, पेयर बनाकर कॉमन ले लिया था तो x -3 और -2 कॉमन ले लिया था तो x -3। अब दोबारा कॉमन नजर आ रहा है हमें, और वो क्या है? x -3, और बाकी क्या है? x -2। तो आपके पास दीज आर टू फैक्टर्स, और आपने क्या कहा था कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0 है। अगर ये 0 है, 0 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो गया? 0। और अगर ये 0 है तो 0 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो गया? 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आए तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हो कि दोनों में से आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 आया। तो अब आप अपने सेट में देखिएगा कि करेक्ट आंसर आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर 1 से है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 7 इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का मतलब सीखना है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन। मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देता हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आप पूरा पूरा लिखिएगा। अब सोचिए, जरा सोचिए, यहां पर उसने कहा है द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब क्या है कि अगर इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब इसी में, या एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें तो जवाब इसी में, या एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब इसी में, या एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो जवाब इसी में से, आंसर इसी में से। देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 इंटू 3 क्या होता है? 3। 3 इंटू 5 क्या होता है? 15। अब ज़हन में रखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से ये ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इन्हीं में मौजूद है, और अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर इसमें मौजूद नहीं है, इस सेट से ताल्लुक नहीं है। यानी इनके मल्टीप्लिकेशंस का जो ताल्लुक है वो
इसी सेट से है, लेकिन इस तरह कहना चाहिए, इनके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का जो ताल्लुक है वो इसी सेट से है, जबकि एडिशन के नतीजे में जो आंसर आ रहा है उसका ताल्लुक इस सेट से बिल्कुल नहीं है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब 2 को माइनस करो, 3 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 2 आएगा, 2 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। और डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, आप जानते हैं आप 3/5 करोगे तो 3/5 तो इसमें है ही नहीं, तो 3/5 का ताल्लुक भी इस सेट से नहीं है। एडिशन के नतीजे में भी आंसर का ताल्लुक इस सेट से नहीं है, सब्ट्रैक्शन के नतीजे में भी आंसर का ताल्लुक इस सेट से नहीं है, और डिवीजन के नतीजे में भी आंसर का ताल्लुक इस सेट से नहीं है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इसी सेट के अंदर मौजूद है, तो इसको कहते हैं क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। The set is closed with respect to multiplication. मुझे आपके कॉन्सेप्ट बनाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका ताल्लुक चैप्टर 13 से है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ, दोगुना, रेडियस परपेंडिकुलर कॉर्ड टेंजेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी सर्कल को टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है, किसी सर्कल को कट करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, लेकिन शर्त यह है कि वो लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से ना गुजरे। और किसी सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली वो लाइन जो दोनों एंड्स को जोड़ती हो, सर्कल के दोनों एंड्स को जोड़ती हो, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। और आप जानते हैं सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज बाउंड्री, बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस। तो ये भी क्या है, रेडियस। तो आपका डायमीटर जो है सर्कल का, जो आपका नहीं, तो सर्कल का डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस हुआ, रेडियस का ट्वाइस हुआ। आपने सीखा दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो याद रखिएगा, दो लाइनें परपेंडिकुलर हो सकती हैं, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कॉर्ड क्या है, सेंटर से ना गुजरने वाली, और टेंजेंट क्या है, सर्कल को टच करने वाली। तो दीज आर नॉट योर आंसर्स, आपका आंसर क्या है, रेडियस। अच्छा बच्चों, मैं बड़े फ्रेश होके आपको ये करवाना चाहता हूँ। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सही कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यूज करवाए जाएं। तो ये बेटा आपके एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। बकिया 12 एमसीक्यूज अगले पीरियड में करवाए जाएंगे, और उस पीरियड में मैं आपके रेड्यूस सिलेबस का जायजा भी लूंगा और पेपर को सॉल्व करने की टिप्स भी दूंगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की टिप्स भी दूंगा। उसके बाद मैं आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करूंगा, और साथ में हर क्वेश्चन के पैरेलल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, एंड दैट विल बी माय गेस्ट पेपर। ठीक है ना, प्रैक्टिस के खातिर हर सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के हर पार्ट, हर क्वेश्चन के हर पार्ट, याद रखिए प्रैक्टिस के लिए सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के हर पार्ट के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जो पास्ट ईयर पेपर्स में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये मेरा गेस्ट पेपर भी होगा। मैं गेस्ट पेपर को पसंद नहीं करता, मैथमेटिक्स में गेस्ट पेपर नहीं हुआ करते। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।